भाई फाइनली बहुत टाइम बाद, मुझे 3 साल हो चुके हैं कनाडा में रहते, और अब फाइनली मैंने पहले अपनी गाड़ी परचेज कर ली है। मैंने कोई भी फालतू की वीडियो नहीं बनाई उसके ऊपर, बट उस गाड़ी के बारे में हम अगले वाली वीडियोस में बात करने वाले हैं। बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि अगर तुम स्टूडेंट हो या अभी रिसेंटली कनाडा आए हो और गाड़ी लेना चाहते हो तो कौन सी गाड़ी तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती है। ये सारे ही फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस बहुत सारे लोग जो हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, बट वो बहुत ज्यादा, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आफ्टर परचेज मेंटेनेंस ही होती है आपके लिए। गाड़ी तुम कोई भी उठाओ, उसकी अगर मेंटेनेंस सस्ती है तो ठीक है, अगर मेंटेनेंस महंगी है तो भाई तुम्हारा खर्चा बहुत बहुत ज्यादा होने वाला है। और थोड़ी सी ऑडियो आज एडजस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरी अभी ब्रेक चल रही है और मैं ब्रेक में वीडियो बना रहा हूँ फोन से डायरेक्ट, मेरे पास माइक नहीं, माइक अभी घर पे है। बट शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले देखो, कुछ चीजें जो है तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेंगी अगर तुम आज की डेट में गाड़ी परचेस करने जा रहे हो। सबसे पहले, जो आसपास माहौल पूरा चल रहा है, लोगों के पास जॉब्स की थोड़ी सी कमी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब लोगों को मिल नहीं रही है, अगेन जो करना चाहता है वो कोई ना कोई जुगाड़ करके काम अपना कर ही लेता है, और यहाँ मैं लीगल वेज की बात कर रहा हूँ, कैश की बात नहीं कर रहा। तो और लकीली अगर तुम्हारे पास जॉब है और तुम गाड़ी लेना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा बजट क्या है। और कनाडा में यहाँ पे तुम्हें कुछ गाड़ियां ऐसी होंगी जो तुम्हें हर किसी के मुंह से सुनी होंगी कि भाई ये गाड़ी लोग यही चला रहे हैं। सबसे पहले जो बिल्कुल सस्ती वाली गाड़ियां होती है, टोयोटा में आपकी आती है करोला, उसके बाद आपकी होंडा में आती है सिविक। फिर होंडा, चलो सिविक आप उतनी सस्ती नहीं रही, उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ और उसके बाद बाकी इन डिटेल बात करेंगे जब मैं अपनी गाड़ी की वीडियो बनाऊंगा उसमें, क्योंकि मेरे पास पूरी शीट्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है उसका। मूविंग ऑन टू Hyundai, उसके अंदर सबसे आपका चीपेस्ट ऑप्शन आता है एलेंट्रा। और ये तो भाई मैं नई गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, बट द सिचुएशन कैन बी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो अगर तुम सोचते हो कि गाड़ी अभी नहीं लेना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, और सबसे पहले क्लियर कर दूं ये बात, अगर तुम गाड़ी सिर्फ काम पे आने जाने के लिए या फिर कॉलेज आने जाने के लिए यूज करने वाले हो, सो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी अगर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो गाड़ी मत परचेज करो। क्योंकि द पॉइंट इज कि एक बार गाड़ी तुमने ले ली, चाहे तुमने फाइनेंस कराई, चाहे लीज पे ली, चाहे तुमने कैश पे गाड़ी अगर कोई पुरानी उठा ली, द पॉइंट इज कि जिस दिन से तुम गाड़ी उठा रहे हो ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फाइनेंस पे क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे फाइनेंस ही करते हैं। फाइनेंस का हम एग्जांपल अगर उठाते हैं, अराउंड 6.7 के अराउंड का इंटरेस्ट चल रहा है, ऑल अराउंड, मतलब एवरेज इंटरेस्ट बता रहा हूँ। टोयोटा का अराउंड 7 पॉइंट समथिंग है, होंडा 6.89 है। मैं इस टाइम मिनी पैक में हूँ तो यहाँ के हिसाब से मैं रेट्स बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी सिटी के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एवरेज हम इस वीडियो के लिए पकड़ते हैं 6.5%, 6.5। तो जिस दिन तुम गाड़ी फाइनेंस करा रहे हो उस दिन से तुम्हारा इंटरेस्ट लगना शुरू हो रहा है तुम्हारे लोन पे, चाहे वो गाड़ी सस्ती है, चाहे मतलब पुरानी तुम ले रहे हो, चाहे नहीं ले रहे हो, डजेंट मैटर। दूसरा जो पॉइंट आता है भाई, वो आता है मेंटेनेंस का। अब बहुत सारी यहाँ पे गाड़ियां होती हैं जिनकी की आफ्टर जो परचेज मेंटेनेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जैसे ऑयल चेंज महंगा होगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम फोक्सवैगन लेते हो, उनकी टिगवान होगी, टाउस होगी, अगर तुम थोड़ी एसयूवी टाइप लेना चाहते हो, उसके अंदर उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई है। अब एक रैंडम अगर अगर एक मैं तुम्हें फिगर बताऊं तो अराउंड 210 250 के अराउंड उसकी एक बार की मेंटेनेंस कॉस्ट आती है टिगवान की, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के पास है तो उसने मुझे बताया था। और ऑन द कॉन्ट्री अगर तुम देखो सिविक वगैरह की होगी, करोला की होगी, इनकी 100 120 के अराउंड मामला खत्म हो जाता है। और अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं, ये भाई हाइब्रिड है, तो इसके अंदर भी अराउंड 120 के अराउंड का मतलब होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ली है। दूसरी चीज जो आती है भाई ध्यान रखने वाली, कि तुम्हें गाड़ी नई लेनी है या फिर पुरानी लेनी है। अब एक सिंपल सी बात है, अभी ये हर किसी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि उनको नई गाड़ी चाहिए या फिर पुरानी गाड़ी चाहिए। बट द पॉइंट हियर इज कि मैं रेकमेंड करता हूं, अगर जो भी बंदा वीडियो देख रहा है और गाड़ी लेने का प्लान कर रहा है, मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर तुम पुरानी गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो, नॉट अ बैड आइडिया, बट द पॉइंट इज कि तुम्हें थोड़ी बहुत वेयर एंड टियर की, जो छोटा वेयर एंड टियर होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर इन शॉर्ट गाड़ी से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, ताकि तुम कोई भी स्कैम वगैरह कुछ हो तो तुम उसको पकड़ सको। अब स्कैम से यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि ऐसी कई जगह हैं कनाडा में, मैं नाम नहीं लूंगा किसी जगह का, नहीं तो फिर लोग आजकल ऑफेंड हो जाते हैं। हम सबको पता है ऐसी बहुत सारी जगहें हैं कनाडा में, और मेनली 2-3 जगह ही हैं जहां पे भी गाड़ी पे मान लो किलोमीटर 1-1.5 लाख है। ऐसा मैंने केस भी पढ़ा था रिसेंटली भी, 1.5 लाख किलोमीटर थे गाड़ी पे, उसका मीटर बैक करके 60,000 बोल के बेच दिया। और जब बंदा 6 महीने बाद उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, जब वो बंदा मतलब सर्विस स्टेशन गया, तब पता चला भी गाड़ी पे 2 लाख किलोमीटर है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान करने वाली थी, क्योंकि इस तरीके के स्कैम्स होते हैं, और ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगहों के नहीं होते, पूरे देश में ही है, बट कुछ जगहें ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। तो इस चीज से बचने के लिए आई वुड रिकमेंड कि तुम पुरानी गाड़ी अगर ले रहे हो तो बहुत ही ज्यादा पुरानी लो, जो मतलब 2005-6 के अराउंड का मॉडल है, अगर तुम्हें पहली गाड़ी चाहिए अपनी।
नहीं तो फिर अगर तुम नई गाड़ी की तरफ जा रहे हो और तुम ज़्यादा बजट अपना नहीं खर्चना चाहते और तुम एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, फॉर एग्जांपल ओंटारियो हो गया, पड़ती है स्नो बट इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे मैं विनिपेग में हूँ, तो भाई यहाँ पे हद से ज़्यादा स्नो होती है। इस विंटर में मैं उसके ऊपर भी मतलब कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिससे तुम्हें आइडिया पड़ जाएगा भी कितनी ज़्यादा यहाँ पे स्नो पड़ सकती है। और -40 तक भी टेम्परेचर यहाँ पे जाता है, बहुत हार्श क्लाइमेट होता है यहाँ पे। सो अगर तुम किसी ऐसी जगह पे नहीं रह रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड कि तुम मतलब टोयोटा की कोरोला की तरफ जा सकते हो, इलांट्रा की तरफ जा सकते हो। बेनिफिट इन गाड़ियों में क्या है भाई, जो मतलब कोरोला है ना, वो तो तुम मानो कि तुम्हारा लॉन्ग लाइफ वाला तुम्हारा साथी हो गया एकदम, क्योंकि एक तो आती बहुत सस्ती है। एज ऑफ नाउ जब मैंने ये वीडियो बनाने से पहले चेक की थी प्राइसिंग, 28,000 और 29,000 के अराउंड तुम्हें बेस मॉडल कोरोला का मिल जाएगा गैस वाला। अगर तुम हाइब्रिड जाते हो तो फिर वो मतलब रेट अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। बट द फैक्ट इज कि अगर तुम वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि टोयोटा पे इस टाइम बहुत ज़्यादा वेटिंग है, जस्ट फॉर रेफरेंस अभी 2026 की RAV4 जो लॉन्च हुई है, जो भी पूरी उसका जो डेमो यूनिट है वो भी अभी मार्केट में आने में 8 से 9 महीने लगेंगे। जो ये मेरी खुद की रिसर्च है, क्योंकि जब मैंने गाड़ी लेनी थी तो मैं खुद सब रिसर्च कर रहा था इसलिए। दूसरी चीज़ अगर तुम देखो भाई हिंडई की एलेंट्रा, तो ये भी गाड़ी अच्छी है, माइलेज तुम्हें बहुत अच्छी देती है, इनकी आफ्टर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा सस्ती, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा भी एकदम फ्री में हो जाती है, बट एज कंपैरेटिवली थोड़ी मतलब सस्ती आपको पड़ जाती है। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं भाई एसयूवी वाला वेरिएंट, फिर उसके अंदर आपकी किया भी आती है, जो मेरे पास भी है। मेरे पास 2026 किया स्पोर्टाज EX है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड का जो बेस मॉडल था मैंने वो लिया, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। इसके बारे में चलो हम आगे जो भी हमारी वीडियोस आएंगी गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी के बारे में, उसके अंदर बात करेंगे इन डिटेल। मैं एक पूरा वॉक अराउंड बनाऊंगा इस गाड़ी का। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं देखने वाली। एक तो सबसे पहले कि तुम्हें गाड़ी की नॉलेज है या फिर नहीं है। दूसरी चीज़ कि तुम गाड़ी किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हो। और अगर इसमें बहुत सारे बंदे होंगे जो कि ऊबर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो भाई तुम्हारा अगर बजट कम है और तुम स्टूडेंट हो, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम कोरोला की तरफ जाओ। एसयूवी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसयूवी की जो मेंटेनेंस होती है, मैं मेंटेनेंस बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आपका खर्चा पड़ जाता है। चाहे अब जैसे तुम्हारी गाड़ी बहुत ज़्यादा चलेगी, उसके अलावा भाई तुम्हारा खर्चा जो आएगा वो आएगा तुम्हारा इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ओंटारियो में रहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की किस्त से ज़्यादा हो सकता है तुम्हारी इंश्योरेंस चली जाए। और ये रियलिटी है, वहाँ इंश्योरेंस हद से ज़्यादा है। बाकी अगर विनीपेग की बात करूं तो इस टाइम जो एवरेज आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी वो 250 240, अगर आपका लाइसेंस थोड़ा पुराना है तो अराउंड 200 में भी आपको इंश्योरेंस मिल जाएगी। मैं अपनी इंश्योरेंस और पूरा जितना मेरी गाड़ी का खर्चा है वो मैं सब अगली वीडियो में बात करूंगा, जिसमें हम इसका वॉक अराउंड करेंगे। अगली चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी गाड़ी परचेज करते हुए वो है गाड़ी का रिकॉर्ड। जो मैंने पहले बताया था अभी किलोमीटर ज़्यादा है और उसको कम करके बेच दिया, तो ये जो स्कैम्स होते हैं, एक तो ये तो चलो होते ही हैं, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई गाड़ी मतलब कहीं राइट ऑफ हुई है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए कुछ टूल्स आते हैं, जैसे कारफैक्स हो गया, आपका कारफैक्स की रिपोर्ट ज़रूर से अपनी चेक करो। उसके अलावा जैसे बहुत सारे जो मतलब ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके साथ जाकर तुम एक बार चेक कर सकते हो कि गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड क्या है। जो पूरी कारफैक्स हिस्ट्री होगी उसके अंदर A to Z सब कुछ होगा भी, गाड़ी पे कितने सर्विस रिकॉर्ड है, अगर कोई एक्सीडेंट है तो मतलब जो भी है ना A to Z सब चीज़ें होती हैं। ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर अपनी गाड़ी लेते वक्त चेक करो, अगर तुम पुरानी गाड़ी ले रहे हो, क्योंकि नई गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो तो चलो फैक्ट्री का पीस है। बट पुरानी गाड़ी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं भी। तुम जो भी गाड़ी ले रहे हो उस पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक तो तुम्हारी इंश्योरेंस भी उससे हाई हो जाएगी। तो इंश्योरेंस भी तुम्हारी इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। और इंश्योरेंस अगर कम करनी चाहते हो तो उसके ऊपर, और अगर अपनी इंश्योरेंस कहीं भी तुम रहते हो अगर थोड़ी सी कंट्रोल में करनी चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो छोटी सी बनाऊंगा जरूर, कि उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनको कि आप यूज करके इंश्योरेंस अपनी कम करवा सकते। बाकी भाई यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं जितने फैक्टर सोच सकता था जो कि मैं आपको बताऊं इस वीडियो में, वो सारी मैंने पूरी बताने की कोशिश की है। जितने ही फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं वाइल परचेजिंग अ कार, इफ यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ न्यू इमिग्रेंट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड स्टे सेफ।